नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर। यहाँ पर शुभ आरंभ किया गया है एग्रीकल्चर कॉलेज का। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। इधर की तरफ देखते हैं तो काफ़ी प्यारा यहाँ पर मंच बना हुआ है। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पुलिस जब्ता पूरी तरह से तैनात है, और भाई तैनात के साथ साथ यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप देखिएगा यहाँ पर भव्य सजावट के साथ यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया है। और इधर की तरफ मेन गेट की तरफ जाते हैं तो भाई यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं कुछ काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई हुई है। बनाने के साथ साथ इसके साथ ये देख सकते हैं कि जो शिलान्यास लगाया गया है यहाँ पर कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ बास श्री नरेंद्र कर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन का लोकार्पण भूपेंद्र यादव जी ने किया है। यहाँ पर इनके कर्ण कमलों के द्वारा और माननीय दीपचंद खैरिया किशनगढ़ बास। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भव्य सजावट के साथ यहाँ पर आज एग्रीकल्चर कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। सभी इस वीडियो के साथ जुड़ते जाइए और भाई इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहें। यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया गया है कि कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ बास श्री नरेंद्र कर्ण कृषि विद्यालय, मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया जी के द्वारा यहाँ पर ये इनकी अध्यक्षता में ये कृषि कॉलेज लाया गया था। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। काफ़ी सुंदर भव्य सजावट के साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव जी के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं। वहाँ पर अभी स्पीच वगैरह चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री पॉइंट पे यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ पर इन्होंने रंगोली बना रखी है। और अंदर से भी कुछ दिखाना चाहूँगा व्यू, ये देखिएगा यहाँ पर। और भाई अंदर का परिसर भी दिखाना चाहूँगा। अंदर किस तरह से काफ़ी यानी कि एक भव्य रूप दिया गया है यहाँ कॉलेज को। और यहाँ पर जो डीन बैठते हैं उनका कक्ष है, सभी कक्षों पर काफ़ी अच्छी सजावट की गई है। इधर की तरफ देखते हैं, इधर की तरफ भी। और यहाँ चलिएगा, अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं और कुछ यहाँ जो भव्य आकर्षक का केंद्र है उनको भी हम सुनाते हैं आपको। यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो मंत्री वगैरह आए हैं उनका प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इधर की तरफ हम देखते हैं तो भाई यहाँ मेन गेट के पास ही यहाँ पर जो बैटरी वाला ट्रैक्टर लगाए गए हैं। ये एक छोटा ट्रैक्टर है और इसी के साथ बलराज नाम से दूसरा ट्रैक्टर है। माननीय कुलपति से पुनः अनुरोध है कि वह माननीय विधायक इधर की तरफ देखते हैं तो काफी अच्छा भव्य प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर स्वागत प्रोग्राम की बेला के साथ साथ हम आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे। कि वह माननीय विधायक श्री महंत बालकनाथ योगी जी को बुके श्रीफल साफा भेंट कर एवं शोर उठाकर साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर करें। माननीय कुलपति जी से पुनः अनुरोध है कि वह माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव जी को बुके श्रीफल साफा भेंट कर एवं शॉल उड़ाकर साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें।
माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है कि वह जिला प्रमुख अलवर श्री बलवीर चिल्लर जी का स्वागत, उन्हें बुके, श्रीफल, साफा भेंट कर एवं शॉल उड़ाकर साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय जी से पुनः निवेदन है कि वह श्री किशोर कुमार जी कलेक्टर का स्वागत, उन्हें बुके, श्रीफल, साफा भेंट कर एवं शॉल उड़ाकर करें। माननीय कुलपति महोदय जी से पुनः निवेदन है कि वह श्री मनीष जी एसपी का स्वागत, उन्हें बुके, श्रीफल, साफा भेंट कर एवं शॉल उड़ाकर साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर करें। अब मैं अधिष्ठाता महोदय कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ डॉक्टर MP यादव जी से अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय कुलपति श्री बलराज सिंह जी का स्वागत, उन्हें बुके देकर उनका स्वागत करें। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रशासनिक एवं अकादमिक ब्लॉक के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के इस अवसर पर सम्मानित मंच पर विराजमान केंद्र ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उनकी जानकारी के लिए और दूसरे जितने भी विशिष्ट अतिथि इस सम्मानित मंच पर विराजमान है और जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित है, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर SKN श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर इस प्रदेश के 15 जिलों में इसका कार्य क्षेत्र निहित है और 15 कॉलेज हमारे लोग हैं, अतिथिगण हैं, उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। ये चौथा ऐसा कृषि महाविद्यालय है कि मैंने 2022 में कुलपति का पदभार संभाला था, जो कृषि महाविद्यालय उसका लोकार्पण किया गया, और तीसरा जो कृषि महाविद्यालय कोटपुतली में है उसका पिछले महीने 21 नवंबर को राज्य की माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा उसका लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ और ये चौथा कॉलेज है। और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 10 कॉलेजों का बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है और मेरी अपेक्षा है कि 15 मार्च से पहले लगभग सारे 10 के 10 कॉलेज का रिकॉर्ड टाइम में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हॉस्टल्स, डीन रेजिडेंस, कैंटीन, बाउंड्री और लैंड लेवलिंग का काम संपन्न हो चुका होगा 15 मार्च से पहले। और हम गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये कॉलेज आज इसमें 4 ईयर प्रोग्राम BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स हम संचालित कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास 15 कॉलेज हैं और हमारे जुडिक्शन में 3 लोकेशन में माननीय मंत्री जी मास्टर्स और PhD प्रोग्राम है जॉबनेर मेन कैंपस में, क्योंकि वो ओल्डेस्ट कॉलेज है, आजादी से पहले का कॉलेज है। उसकी स्थापना आजादी से पहले जब हिंदुस्तान में, यूनाइटेड इंडिया में सिर्फ 8-9 संस्थाएं थी जो एग्रीकल्चर एजुकेशन इम्पार्ट करती थी, जिसमें जॉबनेर, लाल पत्थर कॉलेज कानपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोयम्बटूर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साबौर बिहार
और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है ना लायलपुर जो अब फैसलाबाद में है वो, और इसके अलावा पूसा संस्थान नई दिल्ली, ये 8-9 संस्थाएं हिंदुस्तान में अगर कृषि शिक्षा और अनुसंधान की बात करें, प्रसार की बात करें, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे एजुकेशन का, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके अलावा 731 कृषि विज्ञान केंद्र, शायद पूरे देश में अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटी राजस्थान में बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं बिल्कुल कमिटमेंट के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि दुर्गापुरा जो हमारा राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रारी दुर्गापुरा, उसने इस प्रदेश के लिए वही काम किया जो पूसा संस्थान ने देश के लिए काम किया है अनुसंधान के क्षेत्र में। और कई फसलों में, जैसे कि हम गेहूं के अंदर लीडर हैं, जौ के अंदर, तो पूरी दुनिया में शायद जितनी उत्कृष्ट कोटि का काम, अनुसंधान का काम हम कर रहे हैं दुर्गापुरा में, इतना बढ़िया काम सीमेंट मैक्सिको के अंदर भी नहीं है। हर क्षेत्र में, चारों सेगमेंट्स में, चाहे ड्यूअल पर्पज हो, चाहे फूड बार्ले हो, माल्टिंग टाइप बार्ले हो, या अब हम एक सेगमेंट और लेके चल रहे हैं चौथा, उसका भी हमने काम शुरू किया है। चने के अंदर हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाजरे के अंदर बाय फोर्टिफाइड वेराइटीज हमने निकाल ली है। इसके अलावा गवार में हम लीडर है, पहले हिसार का भी लीडर होता था। आज चावले के अंदर, मूंगफली के अंदर हमने अभी रिसेंटली फर्स्ट बाय फोर्टिफाइड वेराइटी दी है, ताकि जो पीनट बटर बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, अभी तक मूंगफली में माननीय मंत्री जी 23-24% प्रोटीन होती थी, लेकिन अभी एक नई वैरायटी हमने दुर्गापुरा से दी है जिसमें हमने प्रोटीन का लेवल मूंगफली में 30% तक पहुंचा दिया है। तो इस तरीके से हम उत्कृष्ट कोटि का काम सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, सीड स्पाइसेस जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, ये फसलें आती हैं। जॉबनेर के अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण काम अनुसंधान का कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो ये इलाका है अलवर, यहाँ इसमें हमारे, अब ये डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, खैरथल अलवर डिस्ट्रिक्ट अलग है, लेकिन 2 हमारे यहाँ पे यूनिट स्थापित हैं। एक तो ये कॉलेज है और दूसरा नौगांव के अंदर, वहां भी इस तरीके का भवन निर्माण का काम चल रहा है। और मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि 2 या 2.5 महीने में वो भी काम पूरा हो जाएगा। वहां पर अनुसंधान संस्थान भी है, केंद्र भी है, इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र भी है। तो 3 यूनिट एक जगह है। तो आपका जो एमपी का जो कार्य क्षेत्र है, वहां पे हमारी ये यूनिट्स कार्यरत है। और मैं बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि आज अलवर जिला एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में, और यहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को आगे ले जाने का बहुत स्कोप है। और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मैं खुद जब वैज्ञानिक था दुर्गापुरा में 1990s में असिस्टेंट प्रोफेसर, हमने एक टेक्नोलॉजी दी थी कि खरीफ ऑनियन बाई सेट्स, क्योंकि हिंदुस्तान में 3 कमोडिटीज, प्याज, टमाटर और आलू, वो प्राइसेस अनस्टेबल रहते हैं और केंद्र सरकार बहुत चिंतित है कैसे उनके प्राइसेस को स्टेबलाइज करें। और वो एक टेक्नोलॉजी खरीफ ऑनियन बाई ऑन स्मॉल सेट्स, जो गांठें होती हैं उनसे, वरना हो नहीं पाता था। और आज खैरथल उस खरीफ प्याज की वजह से जाना जाता है, और जाना ही जाता, बल्कि प्याज के प्राइसेस को स्थिर करने में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान आज हो गया है। इसके अलावा हम चाहते हैं, एनसीआर रीजन में तो आता ही है, इसके साथ जो नया रोड मेगा हाईवे जो बॉम्बे को गया है, वो भी अलवर से होके गया है। तो हमारी सोच है कि अलवर जिले को हम हॉर्टिकल्चर को लेकर, हॉर्टी टूरिज्म को लेकर, एग्री टूरिज्म को लेकर उसको बड़े पैमाने पर हम विकसित कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं आज बी कीपिंग की, वैसे तो यहाँ ज्यादा बी कीपर्स नहीं है राजस्थान में, ज्यादातर बी कीपर्स जो मधुमक्खी पालक हैं वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या सहारनपुर से आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इस जिले का, भरतपुर का, अलवर का और दौसा या कोटपुतली के इलाके का इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है शहद उत्पादन में 60%। उसका कारण है जितना मधुमक्खियों को खाना चाहिए उतनी भरपूर मात्रा में खाना सिर्फ रेपसीड और मस्टर्ड के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद सर्दी खत्म होते ही उनको इधर उधर भटकना पड़ता है, एप्पल ऑर्चार्ड्स में या हिल्स पे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है शहद की, वो हाईएस्ट है। बाकी राजस्थान स्टेट एज सच एग्रीकल्चर के अंदर, माननीय मंत्री जी, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था तो मैं बताना चाहूंगा 90 में कुल 100 हेक्टेयर के आसपास अनार का क्षेत्रफल था, और आज अनार का क्षेत्रफल 15-16 हजार हेक्टेयर है। पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, आपका सिरोही, आपका जैसलमेर, फलौदी, वो बाउल बन गए, कटोरा बन गए हैं अनार पैदा करने का। और आज
माननीय मंत्री जी, मैं जब निदेशक था, डायरेक्टर था सीड स्पाइसेस इंस्टीट्यूट का ICR का अजमेर में, जीरे का निर्यात राजस्थान से 140 करोड़ लोगों को खिलाने के बाद सिर्फ जो है तो महाराजा करण सिंह जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक सोच जाता हूँ, जिन्होंने उस समय में सोचा कि देश को कृषि में आगे लाने के लिए, राजस्थान को कृषि में आगे लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और अपनी सारी भूमि जो है इस कृषि विश्वविद्यालय के लिए दान में दी। ऐसा योगदान, अभूतपूर्व योगदान उन्होंने किया, जिसका फल खास तौर पे उस एरिया के जो किसान वर्ग के बच्चे थे, जाट, अहीर, गुर्जर, राजपूत, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिला, और देश में ही नहीं आज विदेशों में भी अनेकों वैज्ञानिक हैं। तो ऐसी विभूति को, महाराजा करण सिंह जी को याद करना हमारा दायित्व तो बन जाता है, जिसने ये ज्योति जलाई। मैं बलराज सिंह जी को उनके युवा काल से जानता हूं, वैसे तो वो आज भी युवा है, बहुत कर्मित एंड अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। यूनिवर्सिटी के साधनों का समुचित उपयोग करना, राज्य सरकार से बजट स्वीकृत करवाना, उसका क्रियान्वयन करना, बजटीय व्यवस्थाएं करना, स्टाफ की चिंताएं करना, स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना, बहुत बड़ा टेढ़ा काम है सरकारी महाविद्यालयों में। जो आपने पिछले सालों में किया और जो फैकल्टी डेवलपमेंट किया है, बलराज सिंह जी आने वाला समय, आने वाले ये युवा वैज्ञानिक आपको याद रखेंगे। यहाँ के डीन साहब श्री यादव साहब को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अब जब हमारे पर्यावरण मंत्री केंद्र और पर्यावरण मंत्री राजस्थान दोनों यहाँ पर हैं, तो और अधिक धनराशि इस संस्था को डेवलप करने के लिए मिलेगी। मैं माननीय बलराज सिंह जी से कहूँगा कि अच्छी फैकल्टी आप यहाँ भेजें, ताकि खैरतल का नाम इस किशनगढ़ बास कॉलेज का नाम हो, और जिसके नहीं है उनको आप अपने स्मार्ट क्लासेस से, वहाँ जॉबनेट से करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे बलराज सिंह जी ने आज इस कार्यक्रम में बुलाया, और उनको मैं बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, किसी भी तरीके से ऐसे काम किए जाए, इसलिए मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। और ये कार्य समूह के सहयोग से, आप लोगों की दुआओं से, यहाँ के किसानों के हमदर्दी से ये आप लोगों को प्राप्त हुआ। साथियों, इसके साथ निश्चित तौर से बहुत सी जमीन की आवश्यकता थी। 120 बीघा जमीन पर चारों तरफ करीबन वो बढ़ा दिया है, चारों तरफ दीवारें बढ़ा दी है और अच्छी दावा कर दिया गया है। उसके साथ वहाँ 40 बीघा जमीन और है। 40 बीघा में हमारे साथी कहेंगे, बहुत से लोग बाग आए थे, उन्होंने ये कहा कि 40 बीघा भी हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगी। किसान के लिए रीढ़ की हड्डी पशु होता है, उसका अगर जो मामूली सा भी इधर उधर हो जाए तो निश्चित तौर से किसान गड़बड़ा जाता है। इसलिए अच्छी नस्लें पैदा हो और अच्छा उनका दूध बढ़े तो किसान को फायदा होगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये हम निश्चित तौर से ये कहिए न, भैंस और गायों का पालन अच्छी तरह से करने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करेंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि पशु पक्षी जितने भी पशु हैं उनका आप अगर जो किसान की भावनाओं को देखते हुए इस दिशा में आए, वो काम करा देंगे तो ये देश के लिए या अपने इस क्षेत्र के लिए सबसे बढ़िया बात होगी कि बहुत ज्यादा दूध का तो वो बढ़ जाएगा, घी का बढ़ जाएगा और अच्छे पशु वो हमारे पास रहेंगे जो कभी न कभी किसान को धोखा नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि अच्छे बीज उत्पादन में अगर जो किसान का उत्पादन बीजों से अच्छा होगा तो निश्चित तौर से 120 बीघा जमीन उनको दे दी
उसके साथ सड़क बनती जा रही है, उसमें भी हमने सड़कों का कार्यक्रम चालू कर रखा है। और निश्चित तौर से जो भी और उपयोगिताएं आवश्यकताएं होंगी तो हम पीछे नहीं हटने वाले, उसमें आगे काम करने के लिए हम तैयार हैं। ये निश्चित तौर से किसानों के लिए बहुत भारी उपलब्धि है और उस उपलब्धि के लिए माननीय अध्यक्ष और सारे साथी आप यहाँ पधारे हैं, वीसी यहाँ से पधारे हैं, वीसी ने बीच बीच में पूछते भी रहे, राय भी है, इसका अच्छा कामकाज करवाया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथी बैठे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और दोनों मंत्रियों को मैं निश्चित तौर से अपने तरफ से और इस जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। आशा और विश्वास करता हूँ कि आपका योगदान होगा तो मंशा जो इसका कॉलेज की खोलने की है उसको हम शायद पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे और किसान की मजबूती आगे बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही तगड़ा काम आज आपके हाथों द्वारा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, इस मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय दीपचंद जी खैरिया साहब, इस मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सांसद और तिजारा के विधायक आदरणीय महंत बालकनाथ जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, हमारे अपने जिला प्रमुख आदरणीय बलवीर सिंह जी छिल्लर साहब, मंच पर विराजमान हमारे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, और जिनका उद्बोधन हम सब ने सुना, आदरणीय प्रोफेसर बलराज सिंह जी जो हमारे वीसी हैं श्री करण नरेंद्र कृषि महाविश्वविद्यालय जौबनेर के, और आदरणीय एमपी यादव साहब, इस सभा में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का हृदय के अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इस भवन के लोकार्पण में आकर के आपने आशीर्वाद देने का काम किया, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का ये भवन बना है, और अभी जब हम अंदर गए तो वहां हमने लाइब्रेरी भी देखी, एक लैब भी देखी, और इस मंच के माध्यम से धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय को, हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि पहले आप राज्यसभा सांसद के नाते और केंद्र में मंत्री होते हुए भी अलवर जिले को संभाल रहे थे। अब यह आपकी अपनी लोकसभा क्षेत्र है, और जब आप राज्यसभा के सांसद थे तो गांव में रहने वाले किसान के बेटे को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा मिले, किस प्रकार से वो मुख्य धारा में शामिल हो, और बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को जो पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके वो समकक्ष आकर के किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में स्थान हासिल करे, उसको लेकर के आपने जो विजन एक तय किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि संपूर्ण जिले के अंदर आपने अब तक 56 विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में ई लाइब्रेरी का जो प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और कल मैं जब हम डीआरडीए की मीटिंग में थे, दिशा की मीटिंग में थे, तो उसमें जब मैं आपके सांसद निधि का जो कोष आपने आवंटन किया अभी सांसद बनने के बाद, उसमें भी आपने महती भूमिका, उस गांव में रहने वाले किसान के बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, उसमें भी आपने अधिकांश अपने सांसद निधि का उपयोग हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग हो, ई लाइब्रेरी का निर्माण हो,
उसके लिए भी आपने अभी हाल में जो बजट आवंटित किया, उसमें भी अधिकांश बजट आपने ई लाइब्रेरी को देकर के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को सौगात दिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात हमारे किसान अंचल के, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए दिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं इस देश का यदि कोई मुख्य कर्णधार है, इस देश के विकास में यदि किसी कौम का सबसे बड़ा हाथ है तो वो हमारे किसान भाइयों का है। किसान भाई जिस प्रकार से, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, जिस प्रकार से धरती को सींचते हैं, धरती को पूजते हैं, चाहे गर्मी की परवाह ना करके, सर्दी की परवाह ना करके, किस प्रकार से अन्न का भंडार भरे, किस प्रकार से भारत विश्व गुरु बने, उसकी चिंता किसान भाई करते हैं। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस बात को तय किया कि हमारे किसान भाइयों द्वारा बीज का रोपण जो किया जा रहा है, उसकी फसल अच्छी प्राप्त हो। उसके लिए सबसे पहले अच्छा काम जो उन्होंने किया कि मिट्टी की जांच करने का जो निःशुल्क प्रावधान आपने किया, और किस भूमि में कौन सी फसल बोने पर अच्छा उत्पाद हो सकता है, उसका पहला काम यदि किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हम सब किसान परिवार से आए, हम चाहते हैं कि हमारे फसल का उत्पाद बढ़े और बहुत अच्छा बढ़े, तो हम लोग एग्रीकल्चर में साथ साथ यूरिया का उपयोग बहुत करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। जब जिस प्रकार से कीटनाशक दवाइयों और यूरिया के उपयोग से जब कैंसर का बढ़ोतरी होने लगी, तो प्रधानमंत्री जी के मन में एक भाव आया, यदि मैं हमारे किसानों को नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराऊंगा तो उस नीम कोटेड यूरिया के मिलने से जहां फसल को उत्पाद बढ़ाने में किसान को सफलता मिलेगी, वहीं कैंसर जैसी भयानक बीमारी को रोकने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं कोयम्बटूर गया था। हमारे आरएफएस बच्चे जिनका पासिंग आउट परेड थी, उसमें मुझे सौभाग्य से मिला शामिल होने का। और कोयम्बटूर में वन विभाग का बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है, उसमें टिश्यू कल्चर पर हम अच्छी उत्पाद देने वाले पौधों का निर्माण करते हैं। और वहां का किसान, क्योंकि सागवान वहां बहुत लगता है, और अच्छी किस्म का सागवान पैदा हो, उसको लकड़ी का पूरा उसको पैसा मिले, उसके लिए एग्रीकल्चर विभाग के साथ साथ हमारा वन विभाग भी कर रहा है। और आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी से बात करके उसी प्रकार का एक टिश्यू कल्चर का केंद्र हमारे वन विभाग के द्वारा भी खोला जाए, तो जिससे हम फसल के साथ साथ आप सरसों बोते हैं, प्याज बोते हैं, गेहूं बोते हैं, जौ बोते हैं, तरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, बाजरा बोते हैं, मक्का बोते हैं, जीरा बोते हैं, उसके साथ साथ खेत में यदि आप पौधे लगाएंगे और वो पौधा कितने दिन में बड़ा होगा और उस पौधे का अच्छा आपको पैसा मिले, उसके लिए भी आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार काम करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ कि इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे बालक बालिकाएं आने वाले समय में एक अच्छे वैज्ञानिक बन करके हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से अच्छा बीज उपलब्ध हो, किस प्रकार से उस बीज की फसल उनको अच्छे उत्पाद के रूप में मिले, उसका प्रयास ही नहीं, आने वाले समय में राजस्थान के एक एक कोने में जाकर के हमारे ये युवा वैज्ञानिक फसल को किस प्रकार से उत्पाद बढ़े, राजस्थान विश्व में किस प्रकार से, भारत में किस प्रकार से आगे बढ़े, उसकी चिंता ही नहीं करेंगे, अपितु काम करेंगे। एक बार पुनः मैं आदरणीय वीसी साहब को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सहायक आचार्य डॉक्टर राजकुमार पगोड़िया, सहायक आचार्य डॉक्टर मंजू नेटवाल, सहायक आचार्य डॉक्टर सचिन शर्मा, आप सभी को विमोचन के लिए मंच पर आमंत्रण है।
हम लोगों ने देश के बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया था। और चौधरी चरण सिंह जी, मैंने कल भी कहा था, किसान नेता नहीं थे, इस देश में कृषि क्रांति और इकोनॉमी का विजन रखने वाले नेता हैं। और आज जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, वो एग्रीकल्चर का जो परंपरागत क्षेत्र है उसी की चुनौतियों का आने वाले समय में सामना नहीं करेंगे, बल्कि क्लाइमेट चेंज से जो उत्पन्न होने वाली चुनौतियां हैं उसके बारे में भी उनको जीवन में, अगर वो इस क्षेत्र में काम करेंगे तो रिसर्च से लेके सारे विषयों को करना होगा। पिछले महीने ही मैं सऊदी अरब में रियाद में जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी जिसको कहते हैं, उसके लिए गया था। और जो क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े परिणाम है, हमें जमीन में सूखा देखने को मिलता है, जमीन का सॉइल इरोजन लगातार होता है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होती है, वाटर रिसोर्सेज में जमीन का मॉइस्चर कम होता है। आज के समय में हम सबसे ज्यादा डार्क जोन की समस्या पूरे देश में देख रहे हैं। ये सब भविष्य की ऐसी संभावनाएं हैं जिसकी चुनौती कृषि क्षेत्र को भी झेलनी पड़ती है। मैं जानता हूं यहां पर बैठने वाले और पढ़ने वाले बच्चों में से शायद ही कोई मन में ये भावना रखता होगा कि मैं किसान बनूंगा। पढ़ तो आप एग्रीकल्चर ही रहे हो, लेकिन आपका क्षेत्र कृषि नहीं बनने वाला। अगर बने तो स्वागत का विषय है, पर यह बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। कृषि क्षेत्र की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सॉइल इरोजन से लेकर के लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से लेकर वाटर रिसोर्स की समस्या तो है, लेकिन कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती लैक ऑफ कैपिटल, लेबर एंड इनपुट्स। ये हमारे कृषि क्षेत्र में हम बीज के क्षेत्र में उन्नति ला सकते हैं, हम बाकी चीजों में उन्नति ला सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश की संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं? जब तक हम निवेश की संभावनाओं को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम उसमें उत्कृष्ट रोजगार के लिए भी चुनौतियों को देखेंगे। वीसी साहब बता रहे थे और उन्होंने प्रोटेक्टेड क्लस्टर की बात करी, और कृषि क्षेत्र में भी हमारे देश में नहीं, दुनिया के देशों में एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नई टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कृषि क्षेत्र में, रोबोट्स को लेकर के। दूसरा जो है, जब आप फसल को बोते हो तो उसके टेम्परेचर को, उसके मॉइस्चर्स की सेंसर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, एरियल इमेजेस और जीपीएस टेक्नोलॉजी। ये दुनिया में कृषि क्षेत्र में जहां पर उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि सीड को लेकर लगातार हमारे कुछ मित्रों के साथ हमारी बात हो रही है, और इस समय खासकर लैटिन अमेरिकी देशों में, ब्राजील से लेकर के सब देशों में नए प्रयोगों को लेकर वो लोग इस बात को की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल भी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश सेफ भी हो, एफिशिएंट भी हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। हमें केवल कृषि क्षेत्र में केवल कुछ एकेडमिक रिसर्च नहीं करना। एकेडमिक रिसर्च के साथ साथ अगर भविष्य के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर को खड़ा करना चाहते हैं तो इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए,
एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए भी काम करना होगा। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चर साइकिल है उसमें पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन आया है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो किसान एक लगातार परंपरागत खेती में अपने व्यवसाय को अपनाता, और ऐसा नहीं है कि परंपरागत खेती में हमने बीजों की रक्षा नहीं करी है। अकेले उत्तराखंड में हमने राजमा के लगभग 100 से ज्यादा वैरायटी बीजों को देखा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो हमारा चावल का कटोरा कहा जाता है, वहां पर हमने चावल की अनेक बीजों को देखा है। और आज तो उड़ीसा और कुछ क्षेत्रों में जो काला चावल मिलता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जो हमारे जो कृषि के जो उत्पाद हैं जो परंपरागत खेती से आते हैं उनमें जो पौष्टिकता है, आज जब हम यहाँ पर दिशा का रिव्यू ले रहे थे तो ये तो लग रहा था कि सब्जी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, पर यूरिया के ज्यादा उपयोग के कारण कैंसर भी उसका उतना ही ज्यादा हो रहा है। और इससे हम कोई नई पीढ़ी बच जाएगी ऐसा नहीं होगा, हम सब लोग वही खाएंगे। और इसलिए कृषि क्षेत्र में परंपरागत कृषि जो है, पौष्टिक जो हम अनाज का उत्पादन करते हैं, उसको बचाने के लिए भी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास के लिए, नेचुरल खेती के लिए एक अलग से योजना शुरू करी। कृषि क्षेत्र को सेफ बनाने के लिए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू करी है और वहीं किसानों की निश्चितता को बनाए रखने के लिए किसान सम्मान निधि जैसा भी प्रोग्राम शुरू किया है। मैं आपकी लैब को देख रहा था, जो लैब में नए पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं, वो वास्तव में आने वाले समय की जरूरत है कि हम सॉइल की हेल्थ को पहचानने का काम करें। और आप भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लैब में सॉइल हेल्थ को लेकर के, उसको लेकर के आपको लेसन मिलने वाले हैं। लेकिन आने वाले समय में माइक्रो इरिगेशन का भी पर क्रॉप पर ड्रॉप का जो विषय सरकार का चलता है, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण कम पानी में ज्यादा खेती, ज्यादा उत्पादन किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में अब केवल विषय फसल के उत्पादन तक का नहीं रहा है, केवल किसान की सुरक्षा तक का नहीं रहा है। इसके बाद जो बड़ा विषय है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है। और भारत में मैं तो नौजवानों को ये कह रहा हूं, ये ठीक है हमने अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करी है, ये अभी जो हमारे वीसी साहब बता रहे थे कि उन्होंने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, सीड के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता हासिल करी है। लेकिन भारत के विकास में हमारे सामने अभी भी जो बड़ी चुनौती है वो खाद्यान्न तेलों का जो उत्पादन है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। इंपोर्ट जो हम करते हैं, हम लोग केवल खाद्य तेलों का जो इंपोर्ट दुनिया के देशों से करते हैं वो 1,40,000 करोड़ रुपए का करते हैं। शायद राजस्थान सरकार का बजट भी उतना नहीं, एक राज्य के बजट से ज्यादा। जबकि हमारा तो सरसों का इलाका है, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी खूब उगाने के बाद भी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है। उनका विजन ये है कि ईडेबल ऑयल को लेकर के हमने एक नेशनल मिशन को शुरू किया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये धरती तो, यहाँ पे तो हम लगातार सरसों का उत्पादन करते ही रहे हैं। अगर इस कृषि महाविद्यालय से निकलने वाले 2-4 ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस क्षेत्र में बड़ा साइंटिफिक काम करेंगे, और जितना जल्दी हम देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे, उतना जल्दी ही हमारे देश के विकास को हम नया आयाम लगाने का काम करेंगे। और उसके साथ ही साथ सरकार इस बात पे पूरा ध्यान दे रही है, बड़े लंबे समय के बाद हम कोऑपरेटिव सेक्टर में जो नए रिफॉर्म लेकर के आए हैं कि कृषि क्षेत्र में भंडारण की भी सुविधा होनी चाहिए।
ये आने वाले समय की चुनौतियां और विषय तो जरूरी हैं। मुझे अच्छा लगा है कि आपके इस कृषि महाविद्यालय ने न केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र में खैरकल में महाविद्यालय प्रारंभ किया है, मेरे लिए तो दोहरी खुशी का अवसर है कि अब दूसरा महाविद्यालय की बिल्डिंग, हाँ, नौगावा में जहाँ हमारा कृषि विकास केंद्र है वहां भी आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी मैं करता हूं। हमारे दीपचंद जी सही कह रहे थे कि कृषि और पशुपालन का बिल्कुल आपस का संबंध है और इसलिए कृषि के साथ पशुपालन के विकास के लिए भी योगदान देना चाहिए। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि दोनों महाविद्यालयों में कुछ विषय हैं जिसमें रोड का विषय है, उसके साथ ही साथ सोलर पावर सिस्टम का विषय है और एक बायोडायवर्सिटी और पॉलिनेटर गार्डन का जो विषय है, मैं निश्चित रूप से इसको पूरा कराने का काम करूंगा। मैं यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस कैंपस को हरा भरा रखना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम पूरे देश में एक अभियान चलाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का अर्थ ये है कि हम इस धरती पर अगर मनुष्य के रूप में हैं तो हमारे पे दो लोगों का बड़ा एहसान है। एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जो हमें हमारा पालन पोषण कर रही है। आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप बड़ी से बड़ी कार भी खरीदेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं देगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही देगी। आप खूब एसी चलाएंगे तो वो भी ऑक्सीजन नहीं देंगे। आप कितना ही बड़ा मकान बना लेंगे वो भी खाने के लिए कुछ नहीं देगा, खर्चे के लिए आपको जरूर बिल पकड़ाएगा। लेकिन एक पेड़ ऐसा है, अगर पेड़ को आप लगाते हैं तो लंबे समय तक ऑक्सीजन भी देता है, आपको ही खाने को नहीं देता है, पक्षियों तक को खाने के लिए वो साधन और सामान उपलब्ध कराता है। इसलिए जीवन में एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे जरूर लगाइए। ये अपनी माँ के लिए और धरती माँ के लिए सबसे बड़ा योगदान है। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा वीसी साहब, आपके पास जगह हो तो जो बच्चा फर्स्ट ईयर में आए वो एक पेड़ लगाए और पेड़ को अपनी कॉलेज में याद के रूप में छोड़ के जाए। जब भी कॉलेज में आए तो अपने पेड़ को जरूर देखें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जरूर जुड़िए, अच्छे विद्यार्थी बनिए। मैं जान रहा हूँ कुछ बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन जो हंसता है वो बाद में जीवन में फंसता है। जो गंभीर नहीं होता, मैंने बहुत देखे जीवन में, ये हमने तो छात्र राजनीति करी है, जिसने जीवन को गंभीरता से नहीं लिया जीवन भी उसको गंभीर नहीं लेता। कुछ चीजें गंभीरता में होती है, मन में उतारने के लिए होती है। एक पेड़ मन माँ के नाम, इसको गंभीरता से उतारिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासनिक भवन के लोकार्पण समारोह के सफल समापन पर उपस्थित समस्त माननीय अतिथियों, छात्रों, किसानों, कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों तथा प्रोक्ष अथवा अप्रोक्ष जनों का मैं आभार धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अलवर के लोकप्रिय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी का सविनय धन्यवाद करता हूँ कि आपने पौधा लगवाए। अच्छा, एक फोटो साथ लेना मुझे। हाँ, वो तो ले फोटो की तरह देखो, जिले सिंह की तरफ। नहीं, सही है। आप भी लगाओगे? आपने भी लगाना है।
आज एक करीब लग जाएगा 15 हो जाएगा। लगा दे सारे खेत में सो मेरे राजनीति पड़ जाएगा देख